आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का न्याय प्रचार कार्यक्रम संचालित हो रहा है और आप सभी जानते हैं कि इस समय चुनाव का वातावरण है। कल 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। चुनावी परिवेश रंगारंग कार्यक्रम की भांति चल रहा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जादूगरी दिखाने में बिजी हैं। चुनावी बीभत्स वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ कोई जनता को धोखा देने, लुभाने, झूठ बोलने के कार्यक्रमों में बिजी हैं। जो घिसे पिटे मुद्दे कई दशकों से घसीटे जा रहे हैं, उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करना, जनता को जहां का तहां रखना। 95% लोग उसी दुर्दशा से पीड़ित हैं। केवल 5% लोगों के पास सभी चीजें आरक्षित जैसी हैं। वे उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं कि सारा राजकोष, सारी सामाजिक संपत्तियां, मानव समाज में उपलब्ध सभी संसाधन प्रायः 1 से 5% लोगों के हाथों में आरक्षित जैसी केंद्रीकृत होते जा रहे हैं। उस आरक्षण का ऐसी दशा में ना तो जनाधिकार सुरक्षित है, ना मताधिकार सुरक्षित है। बहुत दयनीय दशा है देश की। इसी बीच में न्याय धर्म सभा न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत इस चुनावी कार्यक्रम में इस बार सहभागिता कर रही है। विगत 1 माह से न्याय के प्रस्तावों का प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें महालोकतंत्र, और चारों जनाधिकारों का प्रचार प्रसार किया गया। ये 2 प्रस्ताव ऐसे हैं न्याय धर्म सभा के जो प्रमुखता से न्याय धर्म सभा के न्याय प्रचार अभियान में लिए गए हैं। महालोकतंत्र, जिसमें
12 वोटिंग पावर और 12 वीटो पावर सम्मिलित हैं। उनको समाहित करते हुए जिस महालोकतंत्र की बात हो रही है वह इस दुनिया की आजादी के लिए बहुत आवश्यक है। ये विगत कई सहस्राब्दियों से लगातार गुलामी का वातावरण बना हुआ है और इस गुलामी के परिवेश में लोग अपने जीवन यापन तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समाज दो भागों में बटा हुआ है। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। लोग अपने अपने हितों की रक्षा के लिए विगत हजारों वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग किसी भी तरह से पावरफुल हैं, शक्ति संपन्न हैं, वे सामान्य जनों को बड़ी तेजी से अपना गुलाम बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। इसके लिए वो पूरी पंच कूटनीतियों का अवलंबन लेते हैं। राजनीति को कूटनीति में परिवर्तित करके आम जन समाज को संकट में डालते हैं। आप या तो यहां बैठे और या तो बाहर जाए। मानव समाज अपनी उन तमाम समस्याओं से जूझ रहा है विगत हजारों वर्षों से। लोगों को अपने जीवनाधिकारों से वंचित करके उनके व्यक्तित्व तक का नाश किया जा रहा है। चारों जनाधिकार छिने हुए हैं। जनता अपने जनाधिकारों के लिए राजतंत्र में तो संघर्ष कर ही रही थी, अब लोकतंत्र में भी संघर्ष कर रही है।
लोगों का जीवन इतना दुर्गम हो गया है कि वो अपने छोटे छोटे बातों के लिए निरंतर रोना रो रहे हैं। ऐसी असामान्य परिस्थिति में कोई भी तंत्र आए, कोई भी, चाहे पूंजीवाद लाओ, चाहे साम्यवाद लाओ, चाहे राजतंत्र लाओ, चाहे लोकतंत्र लाओ, जिसमें अधिकांश समाज को एक गुलाम की तरह रखना है, उनके हिताधिकारों को समाप्त करना है, उनके जनाधिकारों को नष्ट करना है, उनके मानवाधिकारों को नष्ट करना है, तो कौन सी परिस्थिति लाई गई है, कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, कौन सी राजनीति चल रही है, कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, कौन सा संविधान बनाया गया है, इसका कोई मूल्य नहीं। जीवन को एक न्यायशील सुव्यवस्था की आवश्यकता है। मानवता तब तक कुंठित होती रहेगी जब तक कि उसे मानवीय न्यायशील व्यवस्था नहीं मिल जाती। मानवीय जीवन एक ऐसी मूर्ति है जिसको एक सुव्यवस्थित सांचे की जरूरत है। उस सांचे के बिना मूर्ति का व्यक्तित्व तो कभी शुद्ध रूप से ढल नहीं सकता। देश और दुनिया की राजनीति ने इस सांचे को इतना दूषित कर दिया है कि लोग त्रस्त हैं। हाथ पांव, नाक कान सब टेढ़े हुए चले जा रहे हैं। लोगों की मानसिक दशा कुंठित हो रही है, भावनात्मक दशा कुंठित हो रही है, चेतना कुंठित हो रही है। अधिकांश मनुष्य तो मनुष्य होने का गुणधर्म भी खो चुके हैं। मानवता के लक्षण उनके नष्ट हो रहे हैं। ऐसी दशा में एक समुन्नत राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसके लिए एक न्यायोचित जीवन मूल्य चाहिए, न्याय का सिद्धांत चाहिए, न्यायशील व्यवस्था चाहिए। मनुष्य जब तक सुव्यवस्थित जीवन नहीं जीता तो सुखी नहीं हो सकता। तो कोई एक सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय व्यवस्था जब तक सुखी और समुन्नत नहीं होती, मनुष्य कहां से जी सकेगा। अब इस दशा में
न्याय धर्म सभा एक सुव्यवस्थित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयत्न जारी है। विगत 32 वर्षों से ये अपने कार्यक्रम को संचालित कर रही है। लोगों को सुंदर जीवन देने के लिए सब प्रकार की व्यवस्था ये बना रही है और इसी सिलसिले में इसका ये राजनीतिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राजनीति से लोग नफरत कर रहे हैं। विगत 1 माह से जो हमारा अनुभव रहा न्याय प्रचार कार्यक्रम के दौरान, देखने में आया कि अधिकांश लोग बहुत ज्यादा राजनीति से नफरत कर रहे हैं, राजनेताओं से नफरत कर रहे हैं। पब्लिक को भिखारी जैसा बना दिया गया है। जहां भी हमारे प्रचारक गए, सब जगह पब्लिक या तो पैसे मांग रही है या शराब मांग रही है। अधिकांश जगहों पर ऐसा वातावरण देखने को आया। चुनाव आयोग से यह अपील है कि वे अपने इस तथाकथित चुनावी कार्यक्रम पर पुनर्विचार करें और राजनीति के शुद्धिकरण का प्रयत्न करें। चुनावी प्रक्रिया को शुद्ध किए बिना राजनीति शुद्ध नहीं हो सकती। यदि चुनावी प्रक्रिया जटिल है, कठिन है, खर्चीली है, अपव्ययी है, प्रदूषित है, आपराधिक कृत्यों से भरी पूरी है, कभी कोई धमका रहा है, कोई चमका रहा है, कोई निराशा का प्रचार कर रहा है, पैसे का तांडव नर्तन है। जो लोग ये करोड़ों रुपए व्यय करेंगे वो जनता के साथ उसके हितों के अनुरूप भला नेतृत्व कैसे करेंगे? वो तो पहले अपने किए गए अपव्ययों की भरपाई करने का प्रयत्न करेंगे। तो एन केन प्रकारेण दुनिया भर का दांव पेंच, हेरा फेरी सारी राजनीति में घुस जाएगी और उसका परिणाम यह होगा कि जनहित उपेक्षित रहेगा। राजकोष इतना व्यापक बनने के बावजूद भी लोगों को आज तक शिक्षा, रोजगार, सुविधा, आवासीय और संरक्षण आज तक नहीं मिला। अधिकांश आदमियों के पास शिक्षा नहीं है, अधिकांश लोगों के पास रोजगार नहीं है, अधिकांश लोगों के पास आवासीय सुविधाएं नहीं हैं और अधिकांश लोगों के पास संरक्षण सेवाएं नहीं है, जिनमें चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, पीएफ। अधिकांश नागरिक और लगभग 90-95% तक नागरिक इन सभी सेवाओं से वंचित है। ऐसा नहीं है कि ये सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण प्राप्ति की जो सेवाएं हैं सरकार द्वारा जनता के लिए संचालित हो रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं चल रही हैं। ये चल रही हैं, लेकिन इन सेवाओं पर केवल 1 से 5% लोगों का ही कब्जा है। उन्हीं के लिए संचालित होती हैं और वही लोग चंदा दे के अपनी पार्टियां बना लेते हैं। मोटे मोटे चंदे उन पार्टियों को दिए जाते हैं और उसके जरिए वो उनके लिए ही सरकार बन जाते हैं। और जब उनके चंदे से चल रहे हैं, उनके चंदे से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके चंदे से सारा काम हो रहा है,
तो काम भी उनके लिए ही करेंगे, और वो चंदा ही आपको इसी शर्त पे देंगे कि आप उन्हीं के लिए काम करें। तो ये बात विचारणीय है कि चुनाव आयोग इस पर संजीदा हो, पुनर्विचार करे। और हमने न्याय धर्म सभा के प्लेटफॉर्म से चुनाव आयोग को कई बार इसके प्रस्ताव भेजे। चुनाव में सात्विकता लाने के लिए, शुद्धता लाने के लिए, पवित्रता लाने के लिए, नैतिकता लाने के लिए, न्यायशीलता लाने के लिए हमने प्रस्ताव चुनाव आयोग को दिए और कहा कि आप इसके अनुकूल यदि आप सुधार करें कुछ, जिनमें सबसे पहली बात तो जमानत राशि की है। क्या कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई आपराधिक कृत्य किए हुए हैं कि उनसे जमानत मांगी जा रही है? जमानत की भला इसमें क्या आवश्यकता है चुनाव लड़ने के लिए? कोई कहे कि इससे भीड़ बहुत बढ़ जाएगी अगर जमानत नहीं लेंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी। तो भीड़ रोकने का उपाय पात्रता परीक्षण हो सकता है। पैसा परीक्षण की क्या जरूरत है कि जो पैसा जिसके पास ज्यादा है वो चुनाव लड़ पाएगा, तो पात्रता जिसके पास ज्यादा हो वो चुनाव लड़े? ये कहीं क्या ये बेहतर विकल्प नहीं है? तो चुनाव आयोग से अपील है कि वो इस जमानत राशि को सभी तलों पर समाप्त करे, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव तक, राष्ट्रीय। अब आप देखें कि यदि ये पहला सुधार पैसे की जगह पात्रता का अवलंबन, तो पैसे की जमानत की जगह पात्रता की जमानत ले भाई। पात्रता परीक्षण का आयोजन करो और उसमें से ऊपर से जितनी अधिक पात्रता अर्जित आप करते हुए पाए उनकी एक कट ऑफ लिस्ट जारी करें, उसके ऊपर वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दें। जितनी संख्या में आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं उतने लोगों को परमिट कर दें पात्रता परीक्षण के द्वारा। तो भीड़ नियंत्रण तो हो गया कैंडिडेचर की। सारे कैंडिडेट्स जितने आपको रखने उतने कट ऑफ लिस्ट रख लीजिए। तो ये तो सामान्य बात है। और सामान्य बात ये है कि आप अगर इस बात पे ध्यान दें कि पैसे से नियंत्रण करना अधिक उचित है या पात्रता से, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पैसे का नियंत्रण निरर्थक है, अधिक प्रभावी नहीं है। तो पैसे का नियंत्रण चूंकि इसमें एक किन्हीं इसमें सज्जन का इसमें कमेंट आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि इस देश की जनता केवल फ्री का खाना चाहती है, काम नहीं करना चाहती, दारू पी करके पैसा लेकर के वोट देती है, और ऐसे में एक सच्चे इंसान की सच्ची बात कौन सुनना चाहेगा, क्योंकि उन्हें तुरंत फायदा चाहिए। बाद में 5 साल भले ही उन्हें बेवकूफ बनाते रहें। 70 सालों से यह जनता इसीलिए बेवकूफ बन रही है। अब ये कोई कार्बेट रूम्स के नाम से इनका कोई कमेंट है। जो भी मित्र हैं इनका
धन्यवाद इनके कमेंट के लिए। और इन्होंने अपने हिसाब से जो देखा दुनिया में, जैसा देश में चल रहा है, तो वैसा उन्होंने कमेंट किया है। हम इसी की बात अभी कर ही रहे थे कि एक सज्जन ने इस पर कमेंट किया। इसमें दोषी जनता है, ये थोड़ा सा इस पर विचार की बात है कि दोषी जनता है या व्यवस्था है, यहां पर ये देखना होगा ना। इसमें देखें, ना तो नेता दोषी है ना जनता दोषी है, इसमें दोष पूर्ण व्यवस्था के अवलंबन का ही प्रभाव है। तो इसमें अब ये विचार का विषय है कि सही बातें रखी जाएंगी व्यक्ति जब वो व्यक्ति के हिसाब से रखी जाए या व्यवस्था के हिसाब से, ये दो बात इसमें सोचना होगा। सही बातें व्यक्ति सुन पाएगा जब उसको आप पहले तो देखें, आप शिक्षा ही ना दें तो सुन के क्या करेगा, सुन के समझेगा भी नहीं। तो शिक्षा किसने नहीं दिया? व्यवस्था ने। व्यवस्था में अभी एजुकेशन टू ऑल किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। कोई राजनीतिक ग्रंथ, किसी का संविधान, राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन कहां लिखा है? उसमें कोई धारा ऐसी दिखाइए जिसमें प्रति व्यक्ति शिक्षा 25 साल तक सबको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, उसे फेल करके बाहर नहीं किया जाएगा, पैसे के कारण बाहर नहीं किया जाएगा, जाति के कारण बाहर नहीं किया जाएगा, क्षेत्रवाद के कारण बाहर नहीं किया जाएगा, लैंगिक कारणों से बाहर नहीं किया जाएगा, या रंग भेद के कारण बाहर नहीं किया जाएगा। ये बातें कहां लिखी हुई हैं? किस व्यवस्था के ग्रंथ में लिखी हुई है? व्यवस्था के लिए जिम्मेदार जो ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी आप इस धारा को ढूंढ के नहीं निकाल सकते। तो जब ये धारा है ही नहीं, व्यवस्था में कोई भी इसका प्रावधान है ही नहीं, तो व्यक्ति शिक्षित कैसे हो जाएगा? आज भी पीजी तक पहुंचने वालों की संख्या 1 से 1.5% है। जनता कहां से समझदार हो जाएगी? पशु तुल्य रखा गया है अधिकांश नागरिकों को। पहले तो बांध के रखा जाता था, नौकर नौकर नौकर। हर पार्टी नौकरी देने की बात करती है, रोजगार देने की बात नहीं करती है। जब रोजगार शब्द भी इस्तेमाल करती है तो अर्थ में उसका वो नौकरी ही करती है। रोजगार रिसोर्स को कहते हैं, संसाधन माने रोजगार, संसाधन कहते हैं रिसोर्स को, आय स्रोत को। तो स्रोत चाहिए। जैसे यहां समझ लें, कृषि में 2 प्रकार का आदमी मिलेगा। एक जो होगा वो जमीन का मालिक, और एक जमीन पे काम करने वाला मजदूर। तो रिसोर्स किसका कहलाया? जो जमीन का मालिक है। फसल जो होगी किसके घर जाएगी? उस जमीन के मालिक के घर जाएगी। जो श्रम कर रहा है उसके घर नहीं जाएगी, उसको चंद टुकड़े दे दिए जाएंगे। कभी कागज के टुकड़े दे दिए जाएंगे, कभी रोटी के टुकड़े दे दिए जाएंगे, कभी कुछ फटे कपड़े दे दिए जाएंगे, या कभी कुछ उसको कागज के टुकड़े पकड़ा के कहा जाएगा कपड़े भी ले लो। तो कुछ तन ढकने और कुछ पेट भरने। और क्यों ये तन ढकने पेट भरने? ताकि वो कल फिर से नौकरी पे आ सके, मजदूरी पे आ सके, दिहाड़ी पे आ सके। तो नौकर, गुलाम, मजदूर, स्लेव बनाने के अतिरिक्त कोई भी पार्टी ये नहीं बोल रही है कि ये मालिक क्यों नहीं है। न्याय धर्म सभा ने कहा कि 5 एकड़ प्रति किसान, प्रति कृषक परिवार को 5 एकड़ तक जमीन निःशुल्क रूप से सुलभ होनी चाहिए। यह उसका रोजगार होगा। किसान का रोजगार क्या है? नौकरी अथवा खेती? विचार करके देखो। व्यापारी के हाल भी इसी तरह के हैं। दुकान किसी और की, दुकान में वो नौकरी कर रहे हैं। तो दुकान का नौकर या दुकानदार, उसे क्या होना चाहिए? अगर नौकर है तो फिर निश्चित रूप से वो संकट में है। यदि वो दुकानदार है तब आप देखें वो रोजगार में है। तो नौकरी रोजगार नहीं है, पहले तो इसे भली भांति समझ लें। नौकरी गुलामी है,
दास्ता है, दिहाड़ी है, मजदूरी है, वो एक गुलाम मात्र है, स्लेव है। उसको मालिक बनाना होगा, दुकानदार बनाना होगा। उसको खेती का मालिक बनाओ तब किसान, और दुकान का मालिक बनाओ तब वो व्यापारी कहलाएगा। तो कृषि क्षेत्र में और वाणिज्य क्षेत्र में दोनों जगहों पे आप देखते हैं कि गुलामी की परंपराएं डली हुई हैं। उसमें रोजगारी नहीं, गुलाम। तो रोजगारी की जगह मजदूरी पर टिके हुए हो। मजदूरी उतनी ही दी जाती है, जब सबके रिसोर्स छीन लिए हो जाते हैं तो अपने आप ही वो रिसोर्स विहीन हो जाते हैं। रिसोर्स विहीन होने के पश्चात वो लेबर चौराहे पे खड़े होने के लिए विवश होते हैं, नौकरी डॉट कॉम में लाइन लगाने के लिए विवश होते हैं। तो जितनी ज्यादा नौकरी डॉट कॉम में भीड़, उतनी ज्यादा मजदूरी की दर में गिरावट। अब इसे समझें, इस चालाकी को। वो क्यों रिसोर्स नहीं देते? इसलिए कि ये भीड़ बढ़ाएं नौकरी डॉट कॉम पे। आवेदन 4 पोस्टों के लिए 40,000 आवेदन आए, 4 लाख आवेदन आए। अब सस्ते से सस्ते मजदूर मिलने की संभावना है। 2,000 रुपए में भी काम करने के लिए महीना भर तैयार हो जाएगा, कम से कम आटा तो आ जाएगा घर में। तो आटे पे जिंदा रखने तक के लिए आपको विवश कर देते हैं। ये है राजनीतिक व्यवस्था, और ये है आपका नेतृत्व। और ये जो आपको दारू पिला रहा है, जो आपको पैसा बांट रहा है, जो आपको झूठे सपने दिखा रहा है कि कभी वो मंदिर बना देगा, कभी मस्जिद बना देगा, कभी आपके अस्तित्व की लड़ाई बताएगा, कभी आपके हैसियत की लड़ाई बताएगा, कभी आपके स्वाभिमान की लड़ाई बताएगा, और ना आपको शिक्षा देगा, ना आपको रोजगार देगा, ना आपको आवासीय सुविधा देगा, ना आपको ये संरक्षण देगा। चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग सब चार्जेबल, सब चार्जेबल। इतना टैक्स लेने के बाद भी एक भी संस्था ऐसी नहीं है जो चार्ज आपसे न ले रही। सर्वत्र चार्जेबिलिटी। 40 लाख करोड़ का बजट बनाने वाली केंद्र सरकार अभी इस साल 40 लाख करोड़ का बजट, 39 पॉइंट समथिंग। 40 लाख करोड़ का बजट बनाने वाली सरकार स्कूल तक बच्चों के लिए नहीं चला सकती, और 1-2 लाख करोड़ रुपए का बजट भी पूरे देश की शिक्षा को फ्री कर देगी 25 साल तक। बट दे डोंट। 25% शिक्षा बजट न्याय धर्म सभा दे रही। यदि इसकी सरकार बनती है तो 25% एजुकेशन बजट होगा। हमने दबाव बना के आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों को भी 25% एजुकेशन बजट उनसे करवाया। अब वो लगातार इसका वहां दिल्ली में किए भी और बाहर भी प्रचार करें। हमने उनसे कहा कि भागे रोजगार वाला बजट भी पारित कर दो। चिट्ठियां हैं हमारे पास, टेलीफोनिकली भी हमारी बात हुई है उनसे, वो नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार उन्मूलन कर रहे थे, हमने उनको डिजिटल करेंसी का सिस्टम भेजा। हमने कहा डिजिटल करेंसी लागू करते ही सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज तक वो बंदे डिजिटल करेंसी का नाम तक नहीं ले पाए। दे नो, वो जानते हैं, दे नो इट वेल कि आफ्टर इंप्लीमेंटेशन द डिजिटल करेंसी सिस्टम 100% करप्शन, 100% ब्लैक मनी, 100% टैक्स इवेजन, 100% फेक करेंसी और 100% अदर मॉनेटरी क्राइम्स रिमूव हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे, सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। बट दे डोंट इंप्लीमेंट इट, दे डोंट इवन, आज तक इसका नाम भी नहीं लिया। और उनके प्राय सभी बड़े लीडर से हमारी इस पर बात हुई। उनके घरों पे बैठा बैठा के भी हम लोगों ने इन प्रस्तावों को दिया, चारों जनाधिकारों की, डिजिटल करेंसी सिस्टम के। अब ये महालोकतंत्र भी लोगों को दे रहे हैं। महालोकतंत्र हमने कहा आप लागू करो, चारों जनाधिकार खुद जनता ले लेगी। महालोकतंत्र क्या है? 12 मताधिकार, नेता चुनने नेता हटाने, मंत्री चुनने मंत्री हटाने, जज चुनने जज हटाने, और साथ में इनके द्वारा जो व्यवस्था दी जाती है, नियम पारित नियम खारिज, नीति पारित नीति खारिज, निर्णय पारित निर्णय खारिज, ये क्रम से 6 सत्ता की, 6 व्यवस्था की, शासन सत्ता शासन व्यवस्था, 6 इनमें आप जारी कर दो।
6 सत्ता के और 6 ही व्यवस्था के, कुल 12 मताधिकार बनते हैं। इन 12 मताधिकारों को लागू करते ही आप आश्चर्य करेंगे कि सारी शासन सत्ता पर अंकुश जनता का आएगा। तो निरंकुश शासन जनहित का काम नहीं करता, इसलिए अंकुश वाला शासन चाहिए। और कुछ नहीं अंकुश, ऐसा नहीं कि कोई उनके ऊपर जाके कोई तलवार रखना है, मात्र वोट का अंकुश, वोटिंग पावर। वोटिंग पावर इज द बेस्ट पावर, सुप्रीम ऐसी है, समस्त पावरों का पावर है। इसलिए हमने इसको वोटिंग पावर में कन्वर्ट किया कि शुद्ध लोकतंत्र लाओ, पूरी शासन सत्ता और शासन व्यवस्था को शुद्ध लोकतंत्र में। ये आप देख रहे हैं कि ये जो है न्यायशील महालोकतंत्र, ये राजनैतिक न्याय है जो संविधान के उद्देशिका में दिया हुआ है। नेता चुनना, नेता हटाना, मंत्री चुनना, मंत्री हटाना, राजनीतिक न्याय तो लिखा संविधान में, लेकिन ये नहीं लिखा अंदर। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज तक राजनीतिक न्याय नहीं हुआ। अब संविधान में इसका विधेयक बना के जब अंदर डाला जाएगा, तब आप नेता का चुनना और हटाना, मंत्री का चुनना हटाना, जज का चुनना हटाना और नियम पारित, नियम खारिज आदि का काम कर सकेंगे। अब ये तो ये सभी चीजें आप आश्चर्य करेंगे कि जनता को यदि प्रॉपर ये चीजें मिलें तो जनता तकलीफ में रहेगी नहीं। नहीं तो ये बस चुनाव चलते रहेंगे, चुनाव चलते रहेंगे और सब ऐसे ही होता रहेगा। बार बार आप चुनाव कराइए, फिर सरकार बना लीजिए, फिर चुनाव कराइए, फिर सरकार बना लीजिए, और जनता के हाथ में कोई पावर नहीं रहेगा। जो भी सत्ता में चढ़ बैठेगा वो सारे नियम कानून अपने फायदे के हिसाब से बना लेता है, और जो उसे चंदा देते हैं उनके फायदे के हिसाब का बनाता है। तो लाभ क्या होगा? इसलिए हमारी तो चुनाव आयोग से यह अपील है कि वो चुनाव सुधार कार्यक्रम पे थोड़ा ध्यान दे, और चुनाव सुधार कार्यक्रम पे जब वो ध्यान देगा तो बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा? कि एक तो पैसे की जगह जमानत, जो पैसे की है वो पात्रता की जमानत शुरू हो। दूसरी बात, जो चुनाव प्रचार ये प्रत्याशियों से करवाते हैं, प्रतिभागियों से करवाते हैं, कैंडिडेट से करवाते हैं, वो चुनाव प्रचार ये आयोजन उनका है। तो जो शादी का आयोजन कर रहा है तो बाराती से क्यों खर्चा उठवा रहा है आयोजन का? बताइए। आयोजक आप हैं, काम आपका है, सीटें आपको अपनी भरनी हैं, और जनता पैसा खर्चा करे। काहे भाई? ये धंधा है, ये कोई उद्योग है राजनीति कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए और लाभ लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और लाभ लीजिए? ये कौन सा, ये बिजनेस कैसा है भाई? राजनीति कोई व्यापार है? राजनीति कोई वाणिज्यिक कार्यक्रम है? राजनीति कोई उद्योग है? आप कैसा इसको बनाना चाहते हैं? ये कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है? राजनीति राष्ट्र का नेतृत्व तो है भाई, उसके अंडर में सारी चीजें हैं। तो ये इतना भारी ये सर्वोच्च पद है, सारी दुनिया का भाग्य विधान रचती है राजनीति। विधायक चुनते हैं आप, विधायिका का गठन करते हैं, मंत्रिका का गठन करते हैं, जो सारी नीतियां बनाता है। अब बताओ, और ये आप उसको हंसी मजाक समझ रहे हैं? तो चुनाव आयोग थोड़ा इस पे ख्याल करे कि इसको थोड़ा टाइट फिट करे, शुद्धता इसमें लाए। पैसे का जो कुश्ती हो रहा है, ये पात्रता की कुश्ती हो रही है। कंपटीशन पात्रता का, पैसे का कंपटीशन करो, किसके पास ज्यादा पैसा, दिखाओ अपना कमाल, ज्यादा से ज्यादा बड़ा पोस्टर छपवाओ, ज्यादा से ज्यादा बांटो चारों तरफ,
कई तो हमने सुना भैया नकदी भी बांटते पकड़े गए। ये कौन सा चुनाव है? अब आप देखो, अब लोग कह रहे पूरी सब्जी दो, खाना दो, कपड़ा दो। भैया ये रोजगार की जरूरत है तुमको, खाने कपड़े की नहीं, रोटी नहीं, तुमको रोजी की जरूरत है। स्पार्टाकस 2 लाख गुलाम छुड़ा लाया आपने बाहुबल से, पुरानी कथा है। स्पार्टाकस नाम का एक बड़ा बहादुर आदमी हुआ, वो गुलामों को करुणावश छुड़ाने का प्रयत्न किया उसने, तो 2 लाख गुलाम उसने छुड़वा लिए संघर्ष करके। छुड़ा के लाया, गुलामों से बोला कि तुम अब आजाद हो और अब अपना कमाओ खाओ। गुलाम बोले रोटी किधर है? उसने कहा रोटी किधर है? अरे बोले ये कैसा मालिक है? पहला मालिक ही ठीक था, जो कम से कम भले मारता था लेकिन रोटी तो देता था, ये तो रोटी भी नहीं देता। उसने कहा मैं तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा मित्र हूं। तुमको वहां से मैंने मुक्त कराया है, तुम्हारी दास्ता से मुक्ति हो चुकी है, अब तुम किसी के गुलाम नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मित्र हूं, मालिक नहीं। इसलिए अब तुम अपने मालिक स्वयं हो। अब जो काम करोगे, अब देखो बहुत सारी जमीनें, तब जमीन बहुत थी, कोई रजिस्ट्री का नियम नहीं था, तो सब खाली पड़ी थी। बोले अब अपना ये बाहर जंगली जमीनों को बढ़िया सुंदर बनाओ और बेहतर ढंग से इस पे सब काम करो, सारी फसल तुम्हारी होगी। मेहनत तब भी करते थे, मेहनत तब भी करोगे, तब फसल चली जाती थी तुम्हारे मालिकों के पास, अब फसल तुम्हारे घर जाएगी, तुम्हारे पास में रहेगी, तुम्हारे हाथ में रहेगी, तो तुम समृद्ध बनोगे। अरे बोले ये कैसा मालिक है? उसने कहा, लाख समझाने का प्रयास है, लेकिन वो गुलामी के इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि हम लोग भी जब प्रचार के लिए गए तो 70 साल की गुलामी के लोगों को इतने अभ्यस्त कर दिए हैं कि वो लोग यही बात करते थे कि ये आप हमको क्या दे रहे हैं। हर जगह जहां प्रचार करने अपनी टीम जा रही, सब जगह हम तो हद पर पहली बार हम राजनीतिक रूप से पार्टी उतार रहे हैं चुनाव में, और हम हतप्रभ हैं सुन के ये सब उन प्रचारकों का। अब कल प्रचार कार्यक्रम समाप्त हुआ है तो सभी प्रतिभागी अब आज विश्राम में हैं, तो उन्होंने आज हमको बताया सब कि ऐसे हालात हैं। ये रहा प्रचार कार्यक्रम जो 12 तक किया, तो 12 तारीख तक लास्ट था प्रचार कार्यक्रम, तो बंद हो गया। भाई चलो ठीक है, अब जो है 14 को मतदान है। अब 14 को मतदान है तो लोग वेट कर रहे हैं, हमारे प्रतिभागी भी बैठे हैं शांति से। अब प्रचार सरकार ने रोक रखा है तो भाई बैठो। लेकिन उस प्रचार कार्यक्रम के दौरान जो उन्होंने देखा और हमको बताया, वो अद्भुत लगा कि चारों तरफ वो कुछ ना कुछ कोई मांग रहे हैं। आप क्या देंगे हमको, आप क्या देंगे हमको? अब बताइए क्या देंगे, क्या दे रहे हैं? अभी मांग रहे हैं नगद, तुरंत। फला तो हमको ऐसा दे रहा, ढिका तो हमको। हर बूथों पे भी 200 तो बूथ, एक जगह 100 से 200 बूथ पड़ रहे हैं, और सब बूथों पर आप आदमी खड़ा कीजिए, सबको दीजिए 5-5, 10-10 हजार रुपए, और उनको खाना, उनको जाने क्या क्या, और वो तब वहां खड़े होंगे। बहुत बढ़िया स्थिति है लोगों की। सभी पार्टियां इतना पैसा ये ला कहां से रहे, हम तो आश्चर्यचकित हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग राजनीति में एनडीएस को उतारे तो पता चला कि क्या नाटक है राजनीति, तो बहुत अच्छा लगा। ये तो काफी बवाल है। अब लेकिन ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रकार की राजनीति ला रहे हैं कि हमारे प्रतिभागियों का ना के बराबर खर्च है, और शायद ये गिनीज बुक में नाम ना लिख लें। न्यूनतम खर्चे पर पूरा संपन्न किया गया है, और सारे अधिकारी भी बड़े खुश दिखाई दिए। बोले यार तुम लोग तो बहुत अच्छे पार्टी हो, इस तरह का पार्टी होना चाहिए।
और ठीक से प्रचार करो, सभी समर्थक हैं। और जहां जहां न्याय धर्म सभा गई, लोगों ने जबरदस्त वेलकम किया। लोगों ने कहा आप लोग पहले कहां थे भाई, अब जल्दी आ गए हो, अब चलो जल्दी करो, न्याय का प्रचार करो, न्यायशील व्यवस्था लाओ, महालोकतंत्र लाओ, जनाधिकार सुलभ कराओ, जल्दी करो जल्दी करो। और ये हमको लगता है कि आने वाले चंद वर्षों में जनता को ये न्याय का सिद्धांत जो हजारों वर्षों से उनसे छीन लिया गया है, उनके हाथ में ये उनको बहुत मधुर लगेगा, सुंदर लगेगा, बड़ा प्रिय लगेगा। और धीरे धीरे न्याय प्रिय, देखो 95% से 99% तक आदमी न्याय प्रिय। 1% से 5%, 1% मूल अपराधी और 4% उसका चाटुकार होता है, जो उनके पीछे पीछे नौटंकी करता है। बाकी 95% तक आदमी, अब गाना देखो प्रदीप जी कब लिख के चले गए, एक हंसता है 10 रोते हैं, और नेता साइलेंट रहा, गाना सुने सब अशांति कर गए। एक हंसता है 10 रोते। कोई भी एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, एकोमोडेशन टू ऑल, प्रोटेक्शन टू ऑल का सिद्धांत ही नहीं अपना। समान रूप से चारों जनाधिकार तो दे दो। जो दलित समाज की भी पार्टियां बन गई, पिछड़े समाज, पिछड़ा वर्ग नाम से कोई ओबीसी लोगों का भी कई पार्टी है, वो भी सब बनाए, अपना पार्टी बनाए, और उनके भी 5% उसी हाल को प्राप्त हो गए, और नीचे अपने 95% को उसी मुर्गे की हालत में रखा। ना शिक्षा, ना रोजगार, ना सुविधाएं, ना संरक्षण। हर कौम ने अपना बना लिया पार्टी, लेकिन हालात वही। इसलिए न्यायशील पार्टी की जरूरत है इस दुनिया को। तो न्यायशील पार्टी जब होगी तो ये सब सही रहेगा, लोग सही ढंग का जीवन जी पाएंगे। तो हम तो भाई चुनाव आयोग से, आज तो हमारा चुनाव आयोग से अपील का ही कार्यक्रम है। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारी गणों, भैया कुछ तो करो, ये चुनावों को स्वच्छ बनाओ, इनको पवित्र करो, और ये जो हमने सुझाव भेजे हैं आपके पास, उन पर कुछ अमल करो। कई बार भेज चुके हैं चुनाव आयोग। तो एक तो ये है कि भाई आप पैसे की जगह पात्रता को स्वीकार कीजिए। दूसरा इसमें प्रस्ताव ये था कि आप चुनाव प्रचार को सरकारी माध्यमों से कराओ, तो सरकारी खर्चे पे ही हो जाएगा। उसमें खर्चा भी क्या पड़ेगा, सरकार का ही टेलीविजन है, सरकार का सब है, तो DD1, DD2, DD3, DD जाने कितने हैं। तो इतने DDs बनाने के बाद भी आप अभी तक उससे चुनाव प्रचार नहीं करा रहे हैं। उसमें सभी पार्टियों को सलाट दो, उस पर सब बोले, सबके घर में अनिवार्य कर दो इस टेलीविजन के चैनल को। कम से कम चुनाव के टाइम तो अनिवार्य रखो ही, सबके घर में इसका चैनल चलना चाहिए। और ये फ्री सर्विस होना चाहिए कि एक उसको हर घर में इसका फ्री कनेक्शन दो। और एक आध हम तो कहते हैं कि कोई टेलीविजन स्क्रीन भी एक उनको लगा दो सबके घर में। इसमें कौन सी आफत आ जाएगी, सरकारी टेलीविजन लगा के दिया जाए और ये चलता रहेगा तुम्हारे घर में, तो कितना अच्छा होगा। आप उसी में सब चुनाव प्रचार किया करो, घर बैठे जो सूचना देनी उसी के माध्यम से दे दिया करो। उसी के माध्यम से अपना एजुकेशन भी पढ़ा देना, उसी टीवी पर बना दो सब चैनल सरकारी, उसी पे पढ़ाते रहेंगे दिन भर, तो घर बैठे बच्चे पढ़ने लगेंगे उसी टेलीविजन से। और हम तो कहते हैं कि ये सरकार को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए, और चुनाव आयोग भी ही कराए कि ये तो पहले तो चैनल अनिवार्य करे। लोकतांत्रिक चैनल है, लगाओ इसको, सरकार अपने संचार माध्यम से इसका चुनाव प्रचार करे, और दूसरा कोई एक पैसा भी खर्च करे तो उस पर बैन लगा दे चुनाव लड़ने पर। और कम से कम उसे 3, 4, 5 साल के लिए बैन लगा दो कि दोबारा आप चुनाव लड़े तो खबरदार, नागरिकता भी खत्म करवा दो उसकी। अपना पैसा लगा के जो बाराती शादी में जाएगा, हा? टेंट का किराया शादी जो बाराती आया है वो दे,
अरे वो तो गेस्ट आया, उसको खिलाओ पिलाओ, घर भेजो। नहीं, आप तो बिल उसी को थमा दिए। हिसाब किताब पूछ रहे, ज्यादा मत खर्च करना। अरे तुम यार 28 लाख का तो बजट दिए और 28,000 को हो नहीं रहा हम लोगों का खर्चा। हमने देखा हमारे प्रत्याशियों का तो मुश्किल से किसी का 20,000, किसी का 24,000, किसी का 30,000 भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, किसी का पता नहीं। वो 28 लाख का तुमने अनुमति दे रखा है, ये काहे में खर्च कर रहे हो भाई इतना पैसा? ये रिकवर कौन, इसको कौन देगा? और चुनाव आयोग से हमारा तो अपील है कि हमारा भैया जो भी 20, 25, 30,000 जो भी खर्चा जिस उसका आया उसका वो लौटाए। तो एक तो ऑनलाइन ही सुन के वो लोग लौटा दें, दूसरा हम बिल भेज देंगे उनको। और ये सब लिमिट उमिट खत्म करो भाई खर्चे की, ये सब सरकारी खर्चे पे कराओ। हर नेता को स्लॉट दो, उस पर अपना बोले, भाषण दे और सबको समझाए कि वो क्या कह रहा है, क्या उसकी कार्य योजना है, सरकार काहे बनाना चाहता है, क्यों चुनाव में खड़ा है। बोलने दो उसको, अपना जो मैनिफेस्टो है रखे। मैनिफेस्टो किसी के पास है ही नहीं, जो है भी वो किसी काम के नहीं। कोई न्यायोचित किसी के मैनिफेस्टो में एक भी न्याय संगत बात नहीं। अब बताइए, जब इन लोगों के किसी में न्याय संगत हो तो एनडीएस ने न्याय संगत पूरा प्रस्ताव दिया, तब जाके जनता की आंखें खुली, अच्छा ये होता है न्याय संगत बात। तो ये थोड़ा सा चुनाव पे मौसम चूंकि गर्म है, इसलिए चुनाव आयोग को इस पर अब संजीदा होना चाहिए। और इसी टाइम पर शायद कुछ कहने से अपील उनको समझ में आए तो पवित्रता ले आए चुनाव में। तो न्यायोचित बात करें, न्यायोचित मैनिफेस्टो रहे। न्याय संगत जो बात नहीं हो मैनिफेस्टो में, उसको अलाउ क्यों करते हो, हटाओ उसको। दूसरी बात, जनता को भी न्याय की कसौटी पूरी दी जाएगी, न्याय के सिद्धांत पर समुचित सबके हितों की रक्षा हो, जिसमें वही न्याय संगत प्रस्ताव दो। ये तो आप किसी को कहते हो कि ये जो है तीर्थ यात्रा का पैसा दोगे। तीर्थ यात्रा क्या होता है? क्या सारे नागरिक तीर्थ यात्रा करते हैं? 1% आदमी भी तीर्थ यात्रा में नहीं जाता, तो उसको आप चले खर्चा देने। किसी को कहीं भेजोगे, किसी को अजमेर शरीफ, तो किसी को राम मंदिर हो, किसी को कहीं, तो किसी को कहीं। ये क्या नाटक है सब? ये कोई मैनिफेस्टो है? अब देखिए, लोगों को जो जरूरत है मौलिक रूप से कि एजुकेशन टू ऑल, ये नहीं बोलते वो लोग। शिक्षा भी शामिल करते हैं बजट में, तो शिक्षा जिनको मिल रही है उन्हीं को देने का गणित रहता है उनका। ऐसा नहीं कहते कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिलेगी 25 साल की उम्र तक जो जरूरत है उसकी। फिर उसके बाद एक रोजगार प्रत्येक परिवार को मिलेगा, ऐसा नहीं बोलते। कहते हैं रोजगार की जगह कहते हैं कि 5,000 रुपये भत्ता ले लो, ये ले लो, वो ले लो। 6,000 रुपये तुमको किसानों को नगद पैसा प्राप्त हो। काहे के लिए नगद? वो तो खेती दो, उसको पंप दो, बिजली दो, उससे वो अपना कमा के खा लेगा। आप रिसोर्स नहीं देते हो, रोटी देते हो, रोजी दो, रोटी क्या करेगा वो? समोसा बांट रहे हो। बड़ा गजब का तुम्हारा चुनावी मैनिफेस्टो है भाई। तो ये पब्लिक के साथ धोखा, छल कपट के अलावा कोई दल कुछ कर ही नहीं रहा। कूटनीति कर रहे हैं राजनीति की जगह, और पॉलिटिशियन की जगह ये डिप्लोमेट हो गए हैं सारे। डिप्लोमेसी की जाती है शत्रु नियंत्रण के लिए। तो प्रजा कोई शत्रु है, प्रजा के विरुद्ध कोई अगर कूटनीति का अवलंबन लेता है तो निश्चित रूप से वो धोखा करता है, पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेलता है। और सारे राजनीतिक दल, सारे के सारे डिप्लोमेटिक, एक भी कोई राजनेता ऐसा नहीं, एक भी कोई राजनीतिक दल नहीं जो डिप्लोमेसी से ऊपर हो। राजनीति तो कर ही नहीं रहे। तो शुद्ध राजनीति की जरूरत है। अब डिप्लोमेसी और कूटनीति की जरूरत इस दुनिया को नहीं है। कोई किसी का दुश्मन हुआ नहीं बैठा हुआ है अंदर, तो इसलिए प्रजा के साथ दुश्मनी का व्यवहार नहीं, सामान्य हो। तो एक तो ये चुनाव प्रचार भी सरकारी माध्यम से करें, जमानत राशि खत्म करें, चुनाव प्रचार सरकारी माध्यम से करें, और पैसे की जगह पात्रता करें जमानत में, उसका टेस्ट लें और जो पास हो जाए उसको चुनाव लड़वाएं। दूसरी बात, और तीसरी बात यह है कि पूरे डिजिटल वोटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करें। पूरे चुनाव को मतदान प्रणाली जो है वो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम अपनाई जाए, डिजिटलाइज्ड। इससे क्या होगा, घर बैठे
चुनाव आयोग के एक ऐप पर, चुनावी ऐप पर जाके आप खोलिए और जो देखिए कौन सा चुनाव चल रहा है उसमें आप मतदान कीजिए, कैंडिडेट अपना देख के ओके कर दीजिए उसको, जिसको वोट देना है। तो ये बड़ी आसानी से 1 रुपए का इसमें खर्चा नहीं है। तो जब 0 खर्चे पे सारे चुनाव संपन्न किए जा सकते हैं तो इस पर ये हजारों करोड़ रुपए का व्यय क्यों, या अपव्यय है, मतलब जानबूझ के पैसा वेस्ट किया जा रहा है। दुनिया भर के जोखिम है इसमें। ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है, ऑनलाइन वोटिंग होगा और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तो सीधा सीधा वोट दिखेगा, कहां जा रहा है ये भी दिख जाएगा, आप चेक कर लो। आप जैसे वोट डालोगे जिसमें बढ़ जाएगा तो दिखेगा इसको गया, वो दिखाता रहेगा किसका बढ़ रहा किससे घट रहा, और नंबर भी दिन के बताएगा इतने वोट हो गए इसके, और दूसरे को दोगे तो उसमें बढ़ा हुआ दिखाएगा। तो ये तो क्लियर कट है। अब बताइए, ये जब सीधा सीधा हो सकता है और पता भी है इसमें कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता, ऑनलाइन वोटिंग कर दो। अब ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था इतने दिनों से ये जो प्रतियोगिताएं टेलीविजन पे चलती हैं, इंडियन आइडल जाने कौन कौन से, उनमें सब ऑनलाइन वोटिंग के जरिए ही उनमें सारे जजमेंट होते हैं। तो फिर इतनी नौटंकी क्यों? मतलब वो सब संभव था, ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खाने की सब अधिकारियों को खूब इंतजाम है। नौटंकी पर नौटंकी चलती रहेगी। इसे जल्दी से जल्दी आधार कार्ड से जोड़ो सबके मतदाता कार्ड को। हम लोगों का तो जाने कब हम लोगों ने जोड़ जाड़ दिया लगता है, और आज तक ये कुछ हुआ नहीं। तो इसको जोड़ो आधार कार्ड से मतदाता कार्ड को, और लिंक करने के बाद इसकी वोटिंग चालू करो। तो ये चुनाव आयोग से जो बड़ी महत्वपूर्ण अपील है। दूसरा, वोटिंग को अनिवार्य बनाओ। जो वोटिंग नहीं करता है, अगर ये व्यवस्था दी गई है तो वोटिंग करना फिर अपने आप ही अनिवार्य हो जाएगा और सबका पता भी चलेगा। जो वोटिंग नहीं करता अनिवार्य रूप से, तो उस पर कोई ना कोई कार्यवाही की जरूरत है, नागरिकता खत्म करो उसकी। तो वोटिंग राइट ही तो नागरिकता का आधार है। तो आप नागरिकता में दूसरा दुनिया भर का बातें, जितने नागरिक यहां देश में हैं उनको सबको नागरिकता दो। एनआरसी फेनआरसी बनाते और इधर उधर नौटंकी में परेशान करते पब्लिक को। इससे बेहतर ये है कि सबको ये जनाधिकार दे दो और ये नौटंकी समाप्त करो। तो ये बहुत जरूरी है कि एक न्यायशील व्यवस्था लाई जाए समाज में, और पूरा एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण हो। और अच्छे राजनीतिक दल उभर के तभी आएंगे जब एक पवित्र वातावरण आप बनाएंगे। नहीं तो जो आपराधिक राजनीतिक दल हैं वो हावी रहेंगे, पैसे के बल से, हथियार के बल से, बाहुबल से, गुंडागर्दी के बल से। तो उससे देश को बचाने का एक ही तरीका है कि चुनाव को खर्च मुक्त कर दो। तो पैसे का जो तांडव नर्तन करने वाले बाहुबली लोग, वो सब कहानी खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन वोटिंग कर दो तो बाहुबल से जो वोट इधर उधर कैप्चर करते हैं वो सब कहानी खत्म। अपराध के सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे ऑनलाइन वोटिंग होते ही। चुनाव में जितनी धांधा गर्दी नौटंकी सब खत्म। आधार कार्ड से सिंगल वोट ही इधर उधर होना है, आप किसी का वोट इधर उधर डाल भी नहीं सकते। आधार कार्ड यूनिक आईडी, बच नहीं सकते आप उससे। अंगूठा लगाते ही वोटिंग हो जाया करेगा, चेहरा देखते ही वोटिंग हो जाएगा। आंख का जो रेटिना है उससे भी हो जाता है, फेस रीड करके वो समझ जाता है। ये इससे भी हो जाता है, अंगूठे के चिन्ह से, उंगलियों के चिन्ह से। सब वोटिंग होने के कई रास्ते हैं, इसलिए ये कोई चिंता का विषय नहीं। सब यूनिक आईडी के बहुत रास्ते बन गए, सब आइडेंटिफाइड हो जाएगा, इसलिए सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे। और चुनावी खर्च खत्म कर दिया तो साधारण दर्जे के जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोगों के पास वो पैसा ऐसा नहीं बटोरते, बेईमान होते हैं तभी बटोरते हैं। तो सामान्य जो आदमी है वो सामान्य जीवन जीता है, वो कोई भी चुनाव लड़ सकेगा फिर अच्छे से, और फिर सही बात करने वाले को मौका मिलेगा, तब जाके वो सही कैंडिडेट चुन के आ पाएंगे। तो ये सब चीजें चुनाव आयोग को ध्यान देना पड़ेगा, एकदम पवित्र हो जाएगा। हमसे बात कर ले चुनाव आयोग, एक ही दिन में अगर पूरा चुनाव पवित्र ना हो जाए तो बताना, और सारा आपराधिक साम्राज्य विदा हो जाएगा चुनावी पूरी राजनीति से ही, सब ठंडा हो जाएगा एक ही दिन में। तो चुनाव आयोग हमसे इसीलिए संपर्क भी नहीं करता। हमने तो जाने, हम 10 साल से उनको भेज रहे हैं चुनाव सुधार कार्यक्रम, लेकिन जब हर डाल पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन अब हम इसे उलट रहे हैं, अब हर डाल पे हंस विराजे हो तो अंजामे
गुलिस्ता क्या होगा वो देखेंगे लोग। अब उल्लू की जगह हंस बैठे हैं, विवेक सिंधु, हंस विवेक का प्रतीक। तो एक नई दुनिया आ रही है एनडीएस के जरिए, और न्याय धर्म सभा एक बड़े सुंदर दल के रूप में, बिना खर्चे का चुनाव, बिना खर्चे का हमारा राजनेता। अब कितना मनोरंजक वातावरण हमने इसमें दिखाया। सारा प्रचार कार्यक्रम अभी एकदम बड़ी मस्ती से चला, और हम लोगों ने जनता से संपर्क किया, उनके पास बैठे, घर घर गए और उनको सबको बताया सही बातें। सही बात सुनते ही उनको पता चला 6-70 साल से परेशान कर रहे हैं फर्जी बातों में, झूठी बातें, झूठा एजेंडा, झूठे दावे, झूठे वादे सब कर करके पब्लिक को 70 साल से ठगा। अभी जो कमेंट जिन्होंने महोदय ने किया था, वो बेचारे कोई पीड़ित ही हैं जिसकी वजह से उनके अंदर से एक कराह निकली थी, उनका धन्यवाद। और हम ये कह रहे हैं कि दुनिया बदल जाएगी। उन मित्र को हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप निश्चिंत रहें, ये सब व्यवस्था की वजह से ही व्यक्ति गड़बड़ है, व्यवस्था ठीक होती सब ठीक हो जाएगा। न्याय धर्म सभा इस व्यवस्था को, सुंदर व्यवस्था को जन्म दे रही है। आप सभी का धन्यवाद, आज जितने लोग ऑनलाइन थे और जिन्होंने सुना। अगले हफ्ते प्रति सप्ताह चलता है, तो हर संडे को हम लोग 8 से 9 के बीच में उपस्थित होते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।